अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, वेलकम टू द ट्यूशन टाइम। क्रिमिनोलॉजी की लेक्चर सीरीज कंटिन्यू है। हमारा आज का टॉपिक है स्कोप एंड इम्पोर्टेंस ऑफ क्रिमिनोलॉजी। स्कोप की तरफ मूव करने से पहले हम स्कोप का मतलब समझ लेते हैं कि जब आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि आप स्कोप ऑफ क्रिमिनोलॉजी के बारे में बात करें तो आपसे पूछना क्या चाह रहे हैं। स्कोप का बेसिकली मतलब ये होता है कि आपकी जो क्रिमिनोलॉजी है उसमें आप क्या क्या पढ़ सकते हैं और क्रिमिनोलॉजी कहाँ कहाँ अप्लाई होती है, या सादा लफ्ज़ों में जो क्रिमिनोलॉजी का दायराकार है, जो क्रिमिनोलॉजी का सर्कल है, उस सर्कल के बीच में क्या क्या चीज़ें आती हैं। तो इस पे आपको बात करने के लिए कह रहे हैं। तो हम इस लेक्चर में अपना स्कोप एंड इम्पोर्टेंस कवर करते हैं। तो अपनी वीडियो शुरू करते हैं। स्कोप ऑफ क्रिमिनोलॉजी, क्राइम रिस्पॉन्स, कॉजेज एंड प्रिवेंशन। हम सबको पता है कि जो जराइम हैं, जो क्राइम्स हैं, वो हमारी ज़िंदगी के लिए एक बहुत सीरियस ख़तरा है। जानी नुकसान भी देते हैं, माली नुकसान भी देते हैं। तो क्रिमिनोलॉजिस्ट की कोशिश है कि वो कॉजेज़ ऑफ क्राइम को ढूंढें कि वो क्या वजूहात हैं कि जो किसी भी इंडिविजुअल को उकसा देती हैं क्राइम करने के लिए। इसके साथ साथ क्रिमिनोलॉजी जो है वो कोई भी क्राइम हो उसके बारे में स्टेट का क्या रिस्पांस है या सोसाइटी का क्या रिस्पांस है उसको स्टडी करती है, ताकि वो क्राइम ऑफ के कंट्रोल के लिए कुछ कर सके। यानी कोई भी क्राइम हुआ सोसाइटी में तो स्टेट ने कितना रिस्पांस दिया, सोसाइटी ने उसके अगेंस्ट किस एक्सटेंट तक रिस्पांस दिया, इस चीज़ को स्टडी करना ज़रूरी है। जो सा क्राइम जितना ज़्यादा संगीन होगा उतना उसको रोकथाम के लिए कोशिश की जाएगी। क्रिमिनोलॉजिस्ट जो हैं वो आपको स्ट्रेटजीज प्रोवाइड करते हैं कि ये स्ट्रेटजीज हैं, इस पर चल के हम किसी भी क्राइम को अपनी सोसाइटी में रोक सकते हैं। साइंटिफिक स्टडी ऑफ क्रिमिनल बिहेवियर करते हैं। क्रिमिनल बिहेवियर जो है वो आपकी टेंडेंसी को बताता है। यानी एक ह्यूमन बिहेवियर को जब आप देखोगे तो आपको पता लगेगा कि इसमें ये टेंडेंसी है कि ये आगे जाके क्रिमिनल बिहेवियर में इन्वॉल्व हो जाए। मिसाल के तौर पर एक बंदा है वो रोज़ ट्रैफिक की वायलेशन कर रहा है। अगर वो ट्रैफिक की वायलेशन रोज़ कर रहा है तो हो सकता है कि ये बंदा आगे जाके कोई सीरियस क्राइम कमिट कर ले, क्योंकि ये उसका बिहेवियरल फ्लॉ है कि वो वायलेट कर रहा है। अगर एक छोटा सा लॉ वो वायलेट कर रहा है तो ये आगे इसकी आदत बन सकती है और ये आगे कोई बड़ा जुर्म भी कर सकता है। तो क्रिमिनोलॉजी इस किस्म के बिहेवियर्स को देखती है और उस प्रिवेंट करती है तरीक़ों से कि ये जो बिहेवियर है ये आगे जाके कहीं हार्डकोर क्राइम्स में ट्रांसफॉर्म ना हो जाए। इसके साथ साथ हम स्टडी करते हैं डेवियंस एंड सोशली डिसअप्रूव बिहेवियर। डेवियंस क्या होता है? डेवियंस में आपके वायलेशन आती है किसी भी सोशली सेट्स जो आपके स्टैंडर्ड्स होते हैं, इथिकल और मॉरल। जब उनको कोई बंदा, बंदी, बच्चा, बच्ची वायलेट कर जाए तो आपको कहा जाएगा डेविएंट, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि वो क्रिमिनलाइज्ड भी हो। मिसाल के तौर पर हमारी मॉरल वैल्यू है, हमने ऑनेस्टी करनी है, ठीक है, हमने ऑनेस्ट रहना है। अगर कोई डिसऑनेस्टी करता है उसको हम जेल नहीं लेके जाते, ठीक है, लेकिन ये क्या है आपकी एक आप डेविएंट होगे। आपने झूठ बोला, आप पे एफआईआर नहीं कटती, ठीक है, लेकिन झूठ बोलना क्या है, गलत है, तो आप क्या हो, आप डेविएंट हो। यानी ऐसे मॉरल और एथिकल लॉस को तोड़ना जो बज़ाहिर तो आपके क्रिमिनल नहीं हैं, लेकिन यही चीज़ें आगे जाके क्रिमिनल बिहेवियर में आपको उकसाती हैं और आपको कहते हैं ना आदत हो जाती है गलत काम करने की। तो इस बिहेवियर को स्टडी करते हैं हमारे क्रिमिनोलॉजिस्ट। चाइल्ड डेलिक्वेंसी आती है इसके स्कोप में। चाइल्ड डेलिक्वेंसी जो है वो यानी वो बच्चे जो 18 साल से कम उम्र हैं और वो आपके क्राइम्स में इन्वॉल्व हो जाएं। तो जो ये सब्जेक्ट है क्रिमिनोलॉजी का, ये वो कॉजेज़ ढूंढता है जो कि चाइल्ड डेलिक्वेंसी का रीज़न बनती हैं, ताकि हम उन बच्चों को बचा सकें कि वो आगे मज़ीद किसी क्रिमिनल एक्टिविटीज़ में ना जा सकें। बहुत केसेस इस तरह होते हैं कि बच्चों का इस्तेमाल किया जा रहा होता है ड्रग डीलिंग में, बच्चों को नहीं पता कि वो क्या कर रहे हैं, ठीक है। तो क्रिमिनोलॉजिस्ट ने देखना है कि वो क्या वजूहात है, कौन से रीजंस हैं कि बच्चे इस तरह की एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व हो रहे हैं। उन्होंने स्ट्रेटजीज बनानी है कि बच्चों को कम से कम इस तरह के कोई हालात पेश आएँ कि वो इन नेगेटिव एक्टिविटीज़ की तरफ जाएं। तो ये चाइल्ड डेलिक्वेंसी हमारे स्कोप में आती है एज अ क्रिमिनोलॉजिस्ट। देन क्रिमिनल जस्टिस। क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम जो है किसी भी कंट्री का, वो उसका बहुत अहम किरदार होता है सोसाइटी में क्राइम्स को कंट्रोल करने का।
इसमें हमारे स्टेट इंस्टीट्यूशंस आते हैं जैसे कि जुडिशरी, प्रोसिक्यूशन, पेरोल एंड प्रोबेशन। तो क्रिमिनोलॉजी जो है वो आपको उन तरीक़ों और उन मेयर्स के बारे में बताती है कि अगर आपके ये इंस्टीट्यूशन इन तरीक़ों से काम करेंगे तो इनके आपके जो ऑब्जेक्टिव्स हैं वो आप इफ़ेक्टिवली अचीव कर पाओगे और माशरे से जुर्म का ख़ात्मा हो पाएगा। बायोसोशल क्रिमिनोलॉजी क्या है? ये आपको रिलेशन बताती है किसी भी बायोलॉजिकल फैक्टर्स और कि किस हद तक जो है क्राइम कमिट हो सकता है। प्रोपेंसिटी यानी क्राइम का जो फैलाव है इसके बीच में और बायोलॉजिकल फैक्टर्स के बीच में क्या रिलेशन है। हम आगे जाके बायोलॉजिकल थ्योरीज पढ़ेंगे क्रिमिनल बिहेवियर्स पे तो हमें समझ आएगी। तो यहाँ पे ये पॉइंट बस नोट कर लें कि जो बायोलॉजिकल फैक्टर्स हैं वो भी इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं आपके एटीट्यूड टुवर्ड्स क्राइम। तो इनके बीच में जो रिलेशन है इसको एक्सप्लेन किया जाता है। देन क्रिमिनलिस्टिक्स जो है एक सब ब्रांच है क्रिमिनोलॉजी की जो कि आपके एविडेंसेस के साथ डील करती है। एविडेंस को कलेक्ट करना, देन उनका मुआजना करना और एनालिसिस करना बाय अप्लाइंग फॉरेंसिक टेक्निक्स। आपने ड्रामों में, मूवीज़ में देखा होगा कि जब भी कोई क्राइम होता है तो अक्कर होता है, देन क्या होता है, एक फॉरेंसिक टीम आती है, उंगलियों के निशानात ले रही है, खून का टेस्ट कर रही है, डीएनए टेस्टिंग हो रही है। तो ये जो जितनी भी टेक्निक्स होती है फॉरेंसिक टेक्निक्स, ये किसकी ब्रांच है? ये क्रिमिनोलॉजी की सब ब्रांच है। देन हमारे पास आगे है पेनोलॉजी। पेनोलॉजी क्या है कि ये स्टडी करती है मुख्तलिफ़ तरीके पनिशमेंट के कोई भी जितनी भी सोसाइटीज़ हैं उनको ऑब्ज़र्व करती है कि हर इस सोसाइटी में ये तरीके हैं सज़ा के, फिर देखते हैं कि जो सज़ा दी जा रही है इसका किसी भी क्राइम को रोकने में क्या असर है। इसमें वो वाली स्ट्रेटजीज़ भी इन्वॉल्व हो सकें अदर देन पनिशमेंट, ताकि जो आपके ऑफेंडर्स हैं उनको रिफॉर्म किया जा सके और रिहेबिलिटेट किया जा सके। ठीक है, यानी जो क्राइम बगैर पनिशमेंट के रिहेबिलिटेशन उनकी हो सकती है, जैसे कि अब ड्रग्स डील, अब हो गया ड्रग एडिक्ट, अब उसको आपने जेल में डाल के मार कुटाई करके तो ड्रग से आप रोक नहीं सकते हो। तो इसका एक हल ये है कि आप उसको रिहेबिलिटेशन सेंटर भेज दो ताकि उनकी रिफॉर्मेशन हो सके। तो पेनोलॉजी जो है ये भी हमारी स्कोप में आती है। अब इम्पोर्टेंस देख लेते हैं कि क्रिमिनोलॉजी की इम्पोर्टेंस क्या है। एड्स इन अंडरस्टैंडिंग कॉजेज ऑफ क्राइम। स्टेट के लिए ज़रूरी है कि वो फैक्टर्स के बारे में मालूम करे जो कि क्राइम को सोसाइटी में बढ़ा रहे हैं और हमारे स्टेट की तरफ क्या है, वो एक थ्रेट है। तो क्रिमिनोलॉजी क्या करती है, आपको वो कॉजेज ऑफ क्राइम ला के देती है कि ये जो क्राइम है इसकी ये वजूहात है। चोरियां हो रही हैं तो क्या वजूहात है, रेप हो रहे हैं तो क्या वजूहात है, मर्डर्स हो रहे हैं तो क्या इनके रीजंस आ रहे हैं। आपको स्टेटिस्टिकल डाटा मिलेगा, आपको सारा जो रीजंस कॉजेज हैं वो आपको मिलेंगे क्रिमिनोलॉजी से। पॉलिसी फॉर्मेशन इन कंट्रोल ऑफ क्राइम। क्रिमिनोलॉजी जो है वो पॉलिसी मेकर्स को गाइड करती है कि आप इस तरीके की पॉलिसीज़ बनाएं ताकि सोसाइटी में क्राइम को कंट्रोल किया जा सके। प्रोवाइड्स थ्योरेटिकल बेस फॉर इनेक्टमेंट ऑफ क्रिमिनल लॉ। आपको एक थ्योरेटिकल बेस देगी कि आप जो क्रिमिनल लॉ बना रहे हैं ये इसकी बेस है। ठीक है, ये थ्योरेटिकल बेस है, इसके मुताबिक ये लॉ बनाएं तो ये क्राइम रुक जाएगा। मिसाल के तौर पर अगर गुड्डे उड़ाना जो है, आप देखते हो कि भाई गुड्डे उड़ाने से बहुत ज़्यादा कैजुअलिटीज़ हो रही हैं, तो इसकी स्टडीज़, इसकी कॉजेज़ को आप स्टडी करोगे एंड देन एक लॉ बनाया जा सकता है इसको बैन करने के लिए कि भाई जो गुड्डों की जो डोर है गले में फंस जाने से अमवात हो रही हैं, हाथ कट रहे हैं, डीप इंजरीज आ रही हैं, तो इसके क्या क्या रीजंस आ रहे हैं। ठीक है, जो पतंग की जो डोर है वो किस केमिकल जो होता है वो किस क्वालिटी का बन रहा है, तो ये सारी कॉजेज़ आप दे के आप लॉ बना सकते हो कि भाई बसंत मनाने को बैन कर दिया जाए। जैसे कि बैन किया हुआ है लेकिन लोग बाज तो नहीं आते, मनाई जाती है। तो इस तरीके से क्रिमिनोलॉजी की ये इंपॉर्टेंस है। तो हमने आज के लेक्चर में अपना स्कोप और क्रिमिनोलॉजी को कवर कर दिया हो, आपको समझ आ गई होगी। अब अपना ख्याल रखिएगा, हम आपसे मिलेंगे अपने नेक्स्ट लेक्चर में। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय यूट्यूब चैनल। अल्लाह हाफिज़।